औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तौसीफ़ हाशमी एडवोकेट आज के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सोशलाइजेशन की जो थीरीज़ पे हम बात कर रहे थे उसके हवाले से है, और एरिक एरिक्सन की जो थीरी है साइको सोशल डेवलपमेंट के हवाले से आज हमारा टॉपिक ये है, उस पर हम बात करेंगे। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकअप में करवाता चलूँ कि सोशलाइजेशन बेसिकली है क्या। तो सोशलाइजेशन की अगर मीनिंग की तरफ जाएँ तो थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन की जब बात करते हैं तो उसका मीनिंग सोशलाइजेशन का ये होता है कि मिक्सिंग विद अदर्स, यानी ऐसी एक्टिविटी करना सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर, जिससे हम एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ विद अदर्स इट्स मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करें सिंपल मीनिंग्स में, सिंपल वर्डिंग में, तो प्रोसेस है यानी कि ऐसा प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ऐसा प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग है जिससे हम कल्चर सीखते हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस वगैरह 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 सीखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस है जिससे एक ह्यूमन बीइंग की जो ओरिजिनल नेचर है, यानी जिस नेचर के उस लेके वो इस सोसाइटी में आया था, उसकी जो ओरिजिनल नेचर है वो उसकी ट्रेनिंग होते होते ह्यूमन नेचर में ट्रांसफ़र हो जाती है, या एक इंडिविजुअल जो है वो एक पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है, एक पर्सन, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। अब इसको यहाँ समझना इस तरह से भी ज़रूरी है कि एक बच्चा जो है हमारे कल्चर में पंजाब के अंदर पैदा होता है तो वो डेफिनेटली पंजाब का कल्चर सीखता है, पंजाब की लैंग्वेज सीखता है। और इसी तरह एक बच्चा अगर सिंध में पैदा होता है तो वो सिंध का कल्चर सीखेगा, उसकी वहाँ की जो मुकामी लैंग्वेजेस हैं वो सीखेगा। इसी तरह उसकी पर्सनैलिटी जो है वहाँ के कल्चर के लिहाज से डेवलप होती है, तो उसकी जो ओरिजिनल नेचर होती है वो ट्रांसफ़र होती है अकॉर्डिंग टू दैट एरिया। तो ये बेसिकली हमारा सोशलाइजेशन है। अब हम आते हैं प्रॉपरली जो हमारा आज का टॉपिक है, एरिक्सन की जो थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। बेसिकली अगर हम स्टार्ट पे चले जाएं, सोशियोलॉजी के हवाले से बात करें कि सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी है, या जो साइंस ऑफ सोसाइटी है, तो उसमें हमने ये देखा था कि इन इक्वालिटीज़ को जब हम परस्पेक्टिव इनइक्वालिटी के परस्पेक्टिव से देखते हैं, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव का नाम देते हैं, तो उसी जो है थीम को लेकर एरिक एरिक्सन एक थ्योरी डेवलप करता है जिसमें वो बेसिकली जो सोसाइटी की इनइक्वालिटीज़ हैं, या जो पर्सनैलिटी की इनइक्वालिटीज़ हैं, जो क्राइसिस हैं आइडेंटिटी के हवाले से, सेल्फ के हवाले से, उसके हवाले से बात करता है। और ये अपनी इस थ्योरी के मुताबिक इंसान की जो लाइफ स्पैन है उसको 8 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करता है। तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें, एरिक्सन जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट की, इसको हम एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये बेसिकली जो है साइको सोशल क्राइसिस के ऊपर मबनी है, और ये जो रोल है जो इसका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव इसका आउटकम भी हो सकता है। यानी जो साइको सोशल डेवलपमेंट होती है उसके अंदर जो आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से या साइको सोशल क्राइसिस के हवाले से जो इम्पैक्ट आता है, उस इम्पैक्ट का जो आउटकम है वो इन पॉजिटिव हो सकता है और इन नेगेटिव भी हो सकता है। जो इस थ्योरी का जो फेमस कोट है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर हम इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इसी तरह इसकी जो थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है, उसकी जो साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर आइडेंटिटी के हवाले से जो क्राइसिस हैं उसके हवाले से इस थ्योरी के ऊपर हम ये थ्योरी सारी बेस करेगी। इसकी ये 8 स्टेजेस बयान करता है। 8 स्टेजेस के अंदर जो सबसे पहली स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को थोड़ा सा समझें। बेसिकली ये कहता है कि ये जो इसकी एज है, ये मतलब बर्थ से लेकर 18 महीने यानी 1.5 साल तक की उम्र का बच्चा जो है वो इस तरह की साइको सोशल डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरेगा। मसलन ट्रस्ट क्या है, एक बच्चा छोटा सा है, शीरखार इन्फेनेसी की एज में है, इन्फेनेसी की एज में शीरखार बच्चा बिल्कुल छोटा सा अभी न्यू बॉर्न बेबी है, वो सोसाइटी के अंदर आया है। तो उसके जो इर्द गिर्द है उसकी फैमिली है, मदर है, फादर है, उसके सिबलिंग्स हैं, उसके जो फैमिली के अंदर रिलेटिव्स हैं वो सारे उसको
टेक केयर करते हैं, केयर गिवर के तौर पर सामने आते हैं और उस बच्चे की परवरिश के लिए, ट्रेनिंग के लिए सारा वक्त सर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप होता है, ये कैसे होता है? अगर आप देखें कि एक बच्चे को आप अपने हाथों में लिए हुए हैं और वो उछल कूद कर रहा है आपके पास या आपकी गोद में, तो आप उसको गिरने नहीं दे रहे, आप उसको चोट नहीं लगने दे रहे, तो जैसे वो फील करता है कि मैं बड़ा आज़ाद हूँ, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, ये मेरा जो केयर गिवर है जिसने मुझे उठाया हुआ है, या जिसने मेरी टेक केयर जो कर रहा है, ये मुझे चोट नहीं लगने दे रहा और बड़ा कंफर्टेबल और कंफर्ट जोन में रह कर वहाँ पे अपनी उछल कूद कर रहा होता है, इस चीज़ से बेखौफ होके कि कॉन्सिक्वेंसेस उसके नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि ये उसका ट्रस्ट डेवलप होता है। आइंदा उस केयर गिवर के पास जब भी वो बच्चा आएगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर वही बच्चा किसी ऐसे केयर गिवर के पास है जिसके के हाथों से वो उछलते कूदते हुए गिर जाता है, अब नेक्स्ट टाइम जो बच्चा जो है वो उसके पास, उस शख्स के पास आएगा तो वो कंफर्ट जोन में नहीं होगा, वो उसी तरह की उछल कूद नहीं करेगा। रीज़न क्या है? उसको अब ये जो डेवलप होगी सेंस कि इस बंदे के पास मैं अगर उछलूँ कूदूंगा तो मुझे चोट लगी और कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होंगे, तो ये उसका मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। इसलिए इस एज में 18 महीने की एज तक जो इन्फेनेंसी का पीरियड होता है, इसमें जो मेन उसकी एक्टिविटी होती है ना, वो फीडिंग होती है। आप देखते हैं वो छोटा सा बच्चा सोता है, उठता है, खाता पीता है और फिर सो जाता है। तो बेसिकली ये उस एज का मेन इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। अब अगर ये देखा जाए कि इसके इस एज के अंदर अगर वो ट्रस्ट डेवलप करता है तो आने वाले जो दौर है उसकी ज़िंदगी का, उसमें वो कॉन्फिडेंट नज़र आएगा। लेकिन इसके बरक्स वो क्या है, अगर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, ये एक एग्जांपल मैंने दी थी कि वो हाथों से गिर जाता है, बच्चा सोफे से उतर रहा है, सोफे पे चढ़ रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, यानी ये 18 महीने की एज में बच्चा क्रॉलिंग करना या चलना फिरना सीख जाता है। तो यहाँ पे वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डिफरेंट सिनेरियोज में डेवलप करता है और उसी लिहाज से वो अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट स्टेज में इसका मज़ीद वजाहत आ जाती है। अगली स्टेज जो है वो उसकी है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये ऑटोनॉमी क्या है? देखिए, जैसे हम मुख्तलिफ इदारों के बारे में बात करते हैं कि जो फलां इदारा है ये ऑटोनमस बॉडी है, यानी इंडिपेंडेंट है, यानी खुद मुख्तार है। तो बेसिकली ऑटोनॉमी से मुराद खुद मुख्तारी है, यानी पहले जिन चीज़ों पे वो डिपेंड करता था किसी से, मसलन खाना खाने के लिए वो डिपेंडेंट था, यानी उठने के लिए वो डिपेंडेंट था, यानी एक चीज़ का जो बच्चा इन्फिनिट है या इन्फिनेसी की एज में है, वो तो चारपाई से अपना सर भी ऊपर नहीं उठा सकता। तो ये टोटल डिपेंडेंट एरिया होता है एज का। इसीलिए जब ये इस एज से 18 महीने से आगे मूव करता है, ऑटोनॉमी के पीरियड में आता है, ये 19 मंथ्स से लेकर 3 इयर्स तक का जो पीरियड होता है, ये इसका इस स्टेज का पीरियड लाइफ स्पैन है। अब अगर ये देखें कि ऑटोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमी क्या है, खुद मुख्तारी। अब जिस तरह पहले वो उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, अब उसको हेल्प की ज़रूरत है उसके केयर गिवर्स की। अब केयर गिवर्स में मैंने पहले बताया कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली, जो इसके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो उसको टेक केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं या उसको ट्रेंड करते हैं सोसाइटी के हवाले से, वो सारे उसके केयर गिवर्स में आ जाएंगे। अब उनकी जो ज़रूरत है सम हो इन्फिनेसी के पीरियड से अब जो है वो कम हो गई है, यानी अब वो चारपाई पे उठ सकता है, बैठ सकता है, क्रॉलिंग कर सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो अब ये बहुत सारी चीज़ों में खुद मुख्तार हो गया है, यानी कि वो खुद से अपने काम करना शुरू हो गया है, तो ऑटोनॉमी की पीरियड में वो आ जाता है। अब जो ऑटोनॉमी है वर्सेस शेम एंड गिल्ट कैसे डेवलप होता है? जब वो कोई काम करता है, यानी अब वो क्योंकि ये समझता है कि मैं क्योंकि अब खुद मुख्तार हो गया हूँ, तो अब इस खुद मुख्तारी के पीरियड में मैंने क्या करना है, मैंने हर काम खुद ही करना है। अब वो जब कोई काम इनिशिएटिव लेता है तो क्या होता है, वो उसमें फेल हो जाता है। जब वो किसी काम के करने में, अटेम्प्ट करने में अपनी खुद मुख्तारी को
नाकाम पाता है तो वो उसके अंदर शेम पैदा होता है, शर्मसारी पैदा होती है, गिल्ट पैदा होता है कि मे बी आई एम अनेबल टू डू दिस या आई कैन नॉट डू दिस, यानी इस तरह की जो उसके अंदर डाउट्स पैदा हो जाते हैं कि ये मैंने काम किया है, मैं तो ये समझता था कि मैं कर लूँगा, लेकिन अब मैं कर नहीं सका, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी पर्सनैलिटी में कि वो गिल्ट और डाउट पैदा होगा। अब ये जो पीरियड जैसे मैंने पहले बताया कि 19 मंथ से लेकर 3 इयर्स का पीरियड है, ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है ये वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। अब वो पहले डायपर में रहता था या उसके वालिदैन या उसके केयर गिवर्स जो हैं वो उसको ये सारी ज़रूरियात पूरी करवाते थे, लेकिन अब क्योंकि वो टॉयलेट ट्रेनिंग भी उसकी हो गई है, यानी अपने वो जो काम है वो खुद से करना शुरू हो गया है, वो टॉयलेट आना जाना खुद शुरू हो जाता है, इस तरह की ट्रेनिंग उसको इस एज में आके हो जाती है। जनाब, अब जो सिचुएशन है कि अब जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रस्ट डेवलप हुआ, उसके बाद वो खुद मुख्तारी की सेंस में आ गया, या वो उसे फील करता है कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम ऑटोनोमस, ठीक है। उसके बाद उसकी पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप होगी, अगर इसके वर्सेस वो मिसट्रस्ट और शेम और डाउट की पर्सनालिटी उसके अंदर आएगी, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये अगली स्टेज में हम देखते हैं। अब जो इस जो अर्ली चाइल्ड का था पीरियड, इसमें जो मेन विर्चू होता है, विर्चू से मुराद ये है कि जो बिहेवियर उसका है बेस्ट स्टैंडर्ड का बिहेवियर, उसको हम विर्चू के नाम से या एक नेकी की सूरत में हम लेंगे। तो इस एज का जो विर्चू है वो है विल, यानी उसकी मर्जी है, जो दिल करता है करे, क्योंकि वो समझता है कि वो ऑटोनोमस है, वो खुद मुख्तार है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि वो डिपेंडेंट हो चुका था, जो पहले नहीं कर सकता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो वो इम्प्रूव कर जाता है। थर्ड स्टेज की तरफ चलते हैं। एरिक एरिक्सन जो है वो अपनी इस थ्योरी की जो थर्ड स्टेज बयान करता है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। अब इनिशिएटिव क्या है, वो काम करने लग जाता है, नए से नए काम करता है, नए से नए क्रिएशन करने की कोशिश करता है, नए से नए स्टेप लेने की कोशिश करता है, अपनी लाइफ को एक हर नई डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करता है, तो इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर देता है। अब ये जो पीरियड है इसका लाइफ स्पैन पीरियड है वो है इनिशिएटिव का, वो 3 to 5 इयर्स है। अब ये प्री स्कूल एज है, यानी अभी ऑलमोस्ट स्कूल ये नहीं गया, या अगर गया भी है तो प्ले ग्रुप टाइप में है, क्योंकि 4-5 इयर्स की, 3 इयर्स की, 5 इयर्स तक हम लोग प्री स्कूलिंग में बच्चे को ले जाते हैं। लेकिन अगर बिफोर टाइम देखें, आज से 2-3 दहाइयाँ पहले, तो फिर 5 साल के बच्चे स्कूल में जाया करते थे, लेकिन अब क्योंकि 3 इयर्स में प्ले ग्रुप में और इस तरह की मॉन्टेसरी सिचुएशन में बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं, तो प्री स्कूल एज ये कंसीडर करता है इसमें। इसके जो मेन इवेंट है वो कहता है कि वो है एक्सप्लोरेशन, यानी वो अपनी ज़ात की एक्सप्लोर करता है, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करता है और उसको एक्ट करने की कोशिश करता है सोसाइटी के सामने। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इनिशिएटिव लेने का दौर है। जब वो इनिशिएटिव लेता है और किसी इनिशिएटिव की फेलियर की सूरत में उसके अंदर गिल्ट डेवलप होता है। गिल्ट डेवलप होने से क्या होता है कि वो फील करता है कि मैं इनिशिएटिव लेने के काबिल नहीं हूं, या मैं इनिशिएटिव नहीं ले सकता। इस इनिशिएटिव और गिल्ट की जो विर्चू है वो है पर्पस, यानी मकसद। वो कोई ना कोई नया, हर दिन नया मकसद लेकर इनिशिएटिव लेता है। आज मैंने ये करना है, आज वो पेरेंट्स से या केयर गिवर से मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड करता है, आज मैंने ये चीज़ फलां जगह पे देखी थी, मैंने भी ये लेनी है, उसका पर्पस क्या है, वही चीज़ हासिल करना। इस तरह की सारी सिचुएशंस में ये जो स्टेज है ये बयान करता है एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी, वो फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंफीरियरिटी और इंडस्ट्री से मुराद यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे एक छोटा सा यूनिट होता है काम करने का,
फिर एक कारखाना होता है, उससे बड़ा हो जाता है और एक्सप्लोर होते होते एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करता है। इन अ सेंस अगर ये देखा जाए, यहाँ पे इंडस्ट्री से मुराद ये है कि एक बड़ा प्ले ग्राउंड है खेलने के लिए उस बच्चे के लिए। प्ले ग्राउंड से मुराद एक बड़ा इन्वायरमेंट है। जैसे एक छोटे दस्तकारी यूनिट के अंदर छोटा इन्वायरमेंट है काम करने के लिए, और एक कारखाने के अंदर थोड़ा उससे बड़ा है, और एक इंडस्ट्री के अंदर उससे बड़ा। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो इंडस्ट्री का यहाँ कॉन्सेप्ट लिया जाएगा, एक बड़ा सिनेरियो है उस बच्चे के काम करने के लिए। तो जब वो एक बड़ी इंडस्ट्री में आता है, बड़े माहौल में आता है, वो बड़ा माहौल क्या होता है, जैसे इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 11 साल। अगर 5 से 11 साल के बच्चे को देखा जाए तो वो स्कूल एज है उसकी, और इसमें जो मेन इवेंट भी है वो भी स्कूल है, यानी उसकी स्कूल की स्टडी है। अब इसको समझें कि अब पहले वो एक घर में था और मखसूस लोगों के साथ था, उन्हीं के नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, मजहब, रिलीजन, एतकाद, बिलीव्स और ड्रेसिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन वे, लैंग्वेजेस, उन्हीं की सीख रहा था। अब जब वो स्कूल में गया है तो क्या हुआ कि बहुत सारी फैमिलीज के लोग आ गए। इसका मतलब है बहुत सारे लोगों की या बहुत सारी फैमिलीज की जो नॉर्म्स थी वो एक स्कूल के अंदर, यानी एक बड़े एरिया के अंदर जमा है, और उसको उन सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करना है। एक बच्चे का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है मेरे कल्चर से, या तीसरे बच्चे का और डिफरेंट हो सकता है, वहाँ की नॉर्म्स, वैल्यूज और रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, वहाँ की साइकोलॉजी है उस सोसाइटी की या उस घर की, उसका कल्चर या साइकोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह वो जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग और डिफरेंट साइकोलॉजी के लोग जब एक जगह यानी स्कूल के अंदर जमा होते हैं तो उस बच्चे के लिए एक बड़ा माहौल क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर compete करने के लिए भी, रहने के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी। इसलिए अब वो जब बड़े माहौल में जाता है तो वो देखता है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो उसके जो घर में जिनके साथ इंटरेक्शन कर रहा था वो डिफरेंट है। जब वो डिफरेंट होंगे तो उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन वे भी पॉसिबली समहाउ डिफरेंट हो। अब इन सारी चीजों के हवाले से वो एक बड़े माहौल का सामना करता है। अगर वो फील करता है यहाँ पे इन पुरानी यानी पिछली जो उसकी एज स्पैन थे या लाइफ स्पैन था उसके अंदर या एज पीरियड उसके अंदर से जो चीजें वो डेवलप करके आया है या लेकर आया है, अगर वो ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव लेकर आया है तो इस बड़े इन्वायरमेंट में वो कॉन्फिडेंट रहेगा। लेकिन यहाँ अगर चीजें वो लैक करता था या लैक कर चुका है या मिस कर चुका है, उसके अंदर समहाउ मिसट्रस्ट डेवलप हो चुका है या शेम एंड गिल्ट डेवलप हो चुका है या शेम एंड डाउट और गिल्ट डेवलप हो चुका है, देन क्या होगा, वो इस बड़े माहौल में आके इंफीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। वो अपने आप को लोगों से कमतर समझेगा, इसकी कम्युनिकेशन मुझसे ज़्यादा अच्छी है, इसकी फलां की जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, यानी समहाउ इस तरह की चीज़ें वो फील करना शुरू करता है। अगर पिछली स्टेजेस के अंदर उसके अंदर इन चीज़ों के अलावा यानी ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव के से हटकर ये मिसट्रस्ट, शेम और गिल्ट वगैरह डेवलप होते हैं तो फिर यहाँ आके वो इंफीरियरिटी का शिकार हो जाता है, यानी अपने आप को लोगों से कमतर समझना शुरू कर देता है। प्री स्कूल जी, ठीक हो गया जी। ये थी हमारी इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की 5 से 11 साल की एज का जो हमारा पीरियड था। और इस एज की जो सबसे इम्पोर्टेंट विर्च्यू होती है वो क्या है, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी यानी यहाँ पे वो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये बड़ा इन्वायरमेंट आ गया, इंडस्ट्री आ गई, बड़े माहौल के अंदर वो आ गया है, तो यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो जाता है। और उसकी एग्जांपल मैंने दी है कि उस बच्चे की ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी कम्युनिकेशन, फलां की ये चीज़, फलां की वो चीज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर है या कमतर है। तो यहाँ पे इस हवाले से एक कंपटीशन की फ़ज़ा जो है वो पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे जो अहम चीज़ है या बिहेवियर जो है वो जो शो करना होता है वो कॉम्पिटेंसी ही है कि आई कैन कम्पीट इन दिस एनवायरनमेंट और नॉट। इसी पे बेस करेगा कि वो इसका हिस्सा प्रॉपरली बनेगा और प्रॉपर चीजें गेन करेगा या इंफीरियरिटी में जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसमें सारी सिचुएशन आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो हमारे पास जो अगला है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन,
तो फिफ्थ जो स्टेज ऑफ दिस थ्योरी है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये 12 साल से 18 साल की एज का पीरियड है और ये एडोलसेंस यानी कि ये जवानी का पीरियड है, यानी टीन एज पीरियड जो है 18-19 ईयर्स तक का टीन एजेस का पीरियड है। इसमें नौजवानी में बच्चा कदम रखता है, लड़कपन में कदम रखता है, तो ये जो है हमारे पास आ जाता है। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट इवेंट है वो सोशल रिलेशनशिप है, यानी बच्चा जब बड़े इन्वायरमेंट में आता है, इंडस्ट्री में आता है, स्कूल में आता है, तो वो उसके सोशल रिलेशन जो डेवलप होते हैं और उसके अपने क्लास फेलो से या स्कूल मेट से या अपने रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं, फ्रेंडशिप होना शुरू हो जाती है और वो फील करता है कि फ़लाँ मेरा दोस्त है, फ़लाँ मेरा ज़्यादा अच्छा दोस्त है। इस तरह की सारी सिचुएशन यहाँ पे ये आना शुरू हो जाती है। और इसके अंदर जो हमारा जो मेन इवेंट है वो जैसे मैंने बताया सोशल रिलेशनशिप है, तो जैसे चलते चलते ये फ्रेंडशिप डेवलप होना शुरू होती है, लोगों का एक पीयर ग्रुप बन जाते हैं, यानी एक क्लास के अंदर अपने सेंस के मुताबिक जो लोग आपस में कलेक्ट क्लोज हो जाते हैं वो आपस में एक पीयर ग्रुप बन जाता है और वो आपस में अगर खेलना है तो उन्होंने गली मोहल्ले में जाके इकट्ठे खेलना है, तो अगर किसी की तरफ जाना है तो वो अपने जी में फलां दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, तो इस तरह के सोशल रिलेशन ना यहाँ पे बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन को थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करता चलूँ। आइडेंटिटी क्या है बेसिकली, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि आइडेंटिटी जो है वो सेल्फ है कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, ठीक है, और व्हाट आई विल डू विद माय लाइफ, यानी कि मैं आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा और मैं हूँ कौन, ये उसकी आइडेंटिटी है, ये उसका सेल्फ है। और सेल्फ और आई एंड मी से मिलके बनता है, वो भी हमने एक थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई एंड मी का तो सेल्फ है उसकी आइडेंटिटी कि मैं हूँ क्या। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वो ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, उसका ऑटोनॉमी उसकी वो फील कर चुका है कि मैं खुद मुख्तार हूँ, वो इनिशिएटिव लेना सीख गया है, वो एक बड़े माहौल में आके compete करना सीख गया है। अब वो क्या फील करता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, यानी कि इन सारी चीज़ों से मिलकर उसकी क्या बनती है, एक शनाख्त बनती है, सेल्फ बनता है और वो उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। अब इस स्टेज में आके 12 से 18 साल की एज में बच्चा फील करता है कि इस सोसाइटी के अंदर मेरा मकाम क्या है, मैं हूँ क्या, मेरा रोल क्या है और मुझे क्या रोल प्ले करना है और मुझे लोग किस तरह से समझते हैं, क्या जो मैं आइडेंटिटी समझता हूँ वही मेरी आइडेंटिटी है या इसे कम या ज़्यादा कोई फील कर सकता है। रोल कन्फ्यूजन क्या है, अगर तो ये चीज़ें उसमें लैग करती हैं, जो ये पहली हैं ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव, टाइप, और इसके बरक्स जो है मिसट्रस्ट, शेम और डाउट और गिल्ट और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसमें शिफ्ट हो चुका है या इंड्यूस हो चुका है, तो फिर क्या होगा, उसका रोल कन्फ्यूजन होगा। तो वो यानी ये वो भी पीरियड होता है जहाँ पे बच्चा डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने किस लाइन में जाना है। यानी आज इंटर के बाद, यानी इंटरमीडिएट, हमारी अगर सोसाइटी की एग्जांपल ली जाए तो हम 18 साल के राउंड अबाउट FA कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं, 12 जमातें हम अपनी पूरी कर लेते हैं। अब पहले तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स था, अब सीधा सीधा BS यानी 5 साल का कोर्स है। इवन लॉ का जो कोर्स है वो भी 5 साल का हो गया इंटरमीडिएट के बाद का। तो इसमें भी बच्चे ने ये डिसाइड करना होता है कि मैंने किस डायरेक्शन पे जाना है और क्या रोल अपनाना है सोसाइटी के अंदर। तो अगर ये रोल मैंने सही अपना लिया तो मेरी लाइफ इस पर डिपेंड करेगी, मेरी लाइफ बेहतर गुजर जाएगी। और अगर इससे बरक्स होगा तो फिर मसला पैदा होगा। अगर तो मैं अपनी आइडेंटिटी समझ गया हूँ तो मैं किसी सही डायरेक्शन में चला जाता हूँ, और अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं समझ पाया, ये लैग कर गया हूँ, तो फिर मैं अपने रोल कन्फ्यूजन में रहूँगा, बहुत से लोगों की तरह कि जो यही फील करते रहते हैं कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। तो ये हमारी 5th स्टेज थी इस हवाले से, जो थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये बेसिकली 19 ईयर्स से 40 ईयर्स तक का पीरियड होता है और ये यंग एज है, अडल्टहुड का पीरियड है, यंग पीरियड है, जवानी का दौर है।
और इसमें जो स्ट्रॉन्ग या सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो होता है लव रिलेशनशिप। बिफोर दिस स्टेज हमारा जो इवेंट था वो था सोशल रिलेशनशिप। अब ये है लव और अफेक्शन का स्टेज आ जाता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अफेक्शन लेना और देना, और लव रिलेशनशिप के अंदर इंसान अपने आप को लेके जाता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इंटीमेसी क्या है और आइसोलेशन क्या है। अगर इंटीमेसी को हम समझें कि इंटीमेसी का मतलब मीनिंग ये है कि क्लोज रिलेशनशिप, कि एक बंदा फील करे कि फलां बंदे के मैं बहुत क्लोज हूं या वो बंदा मेरे बहुत क्लोज है। और मतलब रिलेशन के अंदर जैसे फ्रेंडशिप है या लव रिलेशनशिप है या सोशल रिलेशनशिप है, कि ये कुर्बत का एहसास जो है, फीलिंग ऑफ क्लोजनेस इन रिलेशनशिप, और जो है वो किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली इंटीमेसी का पीरियड है, कि इसमें बच्चा जो क्या करता है या जो यंग मैन है वो क्या करता है, वो लव रिलेशनशिप डेवलप करता है। कैसे करता है, वो फील करता है कि फलां बंदा मेरे साथ बड़ा क्लोज है और मेरे साथ इमोशनली अटैच्ड है। अगर वो इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं जाता, अगर वो इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं जाता, देन क्या डेवलप होता है, आइसोलेशन, लोनलीनेस, अकेलापन। यानी वो फील करता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है मेरा अपना। यानी अगर वो इर्द गिर्द भीड़ लगी हुई है लेकिन उसके साथ कोई क्लोज नहीं है रिलेशनशिप, या उसका साथ उसकी किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, देन वो फील करेगा कि वो अकेला है। चाहे वो लोगों के समंदर में है, लोगों की हजूम में वो खड़ा है, अगर उसके साथ इस तरह की फीलिंग्स नहीं है तो वो फिर वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, और इस पीरियड में आके वो फिर आइसोलेशन का शिकार हो जाता है मेंटली। तो ये उसने फर्दर जो स्टेज है बयान की है वो ये है। फर्दर अगर देखा जाए, इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जो है ये 40 टू 60 इयर्स का पीरियड है, और ये अडल्टहुड कहलाती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ये है कि वर्क एंड पेरेंटहुड। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझते चले हम कि जनरेटिविटी क्या है। सॉरी, जनरेटिविटी बेसिकली है जनरेट से। अब इस लाइफ स्पैन के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे मैंने बताया कि वर्क है और पेरेंटहुड है, इस पीरियड के अंदर सोशल रिलेशनशिप के बाद लव रिलेशनशिप और मैरिजेस हो चुकी होती हैं, लोगों के बच्चे हो चुके होते हैं, और ये जो लाइफ स्पैन है ये काम करने का पीरियड है। यानी इसमें इंसान फारग नहीं रह सकता, रहेगा तो वो डाइवर्ट हो जाएगा सोसाइटी में, वो बोझ बन जाएगा। और अपनी पेरेंटहुड, जैसे कि शुरू में हमने देखा कि एज ए केयर गिवर, वो यहाँ पे आके खुद केयर गिवर हो जाता है। यहाँ पे वो केयर टेकर है, और यहाँ पे आके स्टेज में आके ये केयर गिवर हो जाता है, पेरेंटहुड में आ जाता है, और इसका काम करना ही करना है इसने। इसलिए ये इंपॉर्टेंट इवेंट जो है इसका ये है। जनरेटिविटी क्या है, जनरेटिविटी बेसिकली ये चीज है कि हमने कैसे चीजों को जनरेट करना है, काम को, अर्निंग को, लवलीहुड को, और अपनी रोजी कैसे कमानी है। तो ये वो पीरियड होता है जहाँ पे हमने वर्क करना है, वर्क को जनरेट करना है, नए से नए आइडियाज के ऊपर काम करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, और अपने ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको हमने टेक केयर कैसे करना है, केयर कैसे गिव करनी है, केयर गिवर कैसे बनना है। अगर यहाँ पर ये बंदा एज अ जनरेटिविटी या जो है एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता, ऐसी एक्टिविटी जिससे वो अपना वर्क जनरेट करे या पेरेंटहुड के तौर पर वो बेहतर साबित हो सके, ऐसी एक्टिविटी जो है, जनरेटिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऐसी एक्टिविटी को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, देन क्या होगा, इसके अंदर फिर स्टैग्नेशन डेवलप हो जाएगी, यानी लैक ऑफ एक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। तो लिहाजा ये जो स्टेज है इसमें हमने ये देखना है कि इस पीरियड में एक आदमी को, एक जवान आदमी को वर्क करना है, एज अ केयर गिवर काम करना है, और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसके लिए ये वो काम कर सके। अगर वो ये जनरेटिविटी नहीं कर सकता, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता,
देन वो लैक ऑफ एक्टिविटी का शिकार हो जाता है। फिर उसका जो स्टेटस है या आइडेंटिटी है सोसाइटी के अंदर, वो उस शख्स जैसी नहीं होगी जो एक बेहतर वर्क करने वाला या बेहतर अपने वसाइल को इकट्ठा करने वाला है। इसलिए फिर इसके अंदर लैक ऑफ एक्टिविटी का अंसर जो है इसकी पर्सनालिटी के अंदर डेवलप हो जाएगा, नकारा या कामचोर और इस तरह की चीज़ें फिर आ जाएंगी। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये बेसिकली यानी बुढ़ापे का दौर है, यानी जाहिर है रिटायरमेंट एज है, रिटायरमेंट एज के बाद एंड ऑफ लाइफ तक यही स्पैम चलेगा, वो जितनी भी एज हो जाए उसमें हम ये देखते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ का पीरियड है कि जो कुछ उसने फर्स्ट स्टेज से लेकर इन्फेनेसी पीरियड से लेकर जो कुछ सीखा है, जो कुछ आइडेंटिटी बनाई है, जो उसका सेल्फ डेवलप हुआ है, उस सेल्फ का सारा रिफ्लेक्शन जो है वो इस पीरियड के अंदर रिफ्लेक्ट होता है और ये पूरी की पूरी लाइफ का रिफ्लेक्शन होता है कि उसने बचपन में ट्रस्ट सीखा या मिसट्रस्ट सीखा, उसने ऑटोनोमस वो अपनी पर्सनालिटी को बना सका या नहीं बना सका, कि वो शेम और डाउट में चला गया, या उसने इनिशिएटिव लेना सीखा या कि सिर्फ उसके हिस्से में गिल्ट आया, या वो बड़े माहौल में compete कर सका या नहीं कर सका, या फिर वो उसने अपनी आइडेंटिटी को बेहतर बनाया या कि वो सिर्फ रोल कन्फ्यूजन का शिकार रहा, या वो फिर क्या हुआ उसने अपने जो लव रिलेशनशिप बिल्ड किए बेहतर और उनको अपने लाइफ में बेहतर तरीके से चलाया या नहीं चलाया, या कि वो आइसोलेशन का शिकार रहा, या उसकी जो एक्टिविटी थी अपनी लाइफ को और अपने वर्क को बेहतर बनाने के लिए और एज अ केयर गिवर अपने आप को साबित करने के लिए क्या वो परफॉर्म एक्टिविटी कर सका, या कि लैक ऑफ एक्टिविटी का वो शिकार हुआ। ये सारा का सारा जो रिफ्लेक्शन है इस एज में नजर आ जाता है और उसके इसलिए इसको हम रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ का टाइम स्पैन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के हवाले से, इसका ये मैंने आपको इन शॉर्ट जो चीज़ें थी वो आपके सामने रख दी हैं। मज़ीद इसमें बेहतरी के लिए आप अपने कमेंट्स देते रहिएगा, मैं आपके ज़रूरत के मुताबिक वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाकर आपके तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।